नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। सबसे पहले तो मैं आप सब अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे समर्थन और सहयोग देने का वादा किया है, उससे मेरी हौसला अफजाई हुई है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और इस आत्मविश्वास के बल पर, आपके सहयोग, समर्थन, शुभकामनाओं के बल पर मैं अपनी ये यात्रा जारी रखूँगा। देशकाल और देशकाल प्लस के ज़रिए उम्मीद है कि ये सफ़र आपके साथ और भी बेहतर होगा और भी सुहाना होगा। तो दोस्तों, अब मुद्दे पर आते हैं। आपने अक्सर ये खबरें सुनी होंगी कि किसी मामूली आदमी को 1000 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लोन के लिए बैंक वालों ने दौड़ा दिया, या चंद हज़ार के लोन न चुका पाने की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया। हज़ारों किसान इस देश में, बल्कि अब तो लाखों में संख्या पहुंच गई है, कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, अपनी जान गंवा दी उन्होंने, उनके पूरे परिवार तबाह हो गए। लेकिन इस सरकार को या किसी भी सरकार को ये नहीं सूझा या इतना रहम नहीं आया कि ऐसे किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएं, उनको जीवन दान दिया जाए। कहा यह गया कि इससे खजाने पर बोझ बढ़ता है और ये एक बेकार का खर्च होगा। किसानों को अगर लोन लिया है तो चुकाना भी चाहिए। वो तमाम बातें कही, लेकिन कर्ज माफ़ी नहीं की। आज भी किसान आंदोलनों की एक बड़ी मांग कर्ज माफ़ी की है। ये भूमिका मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में हमारे जो सरकारी बैंक हैं, उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए के जो कर्ज हैं उसको राइट ऑफ कर दिया है, माफ़ कर दिया है। इन बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों के 12 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज के रूप में उन्होंने लिए थे वो माफ़ कर दिए हैं। उनको पहले उसने नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA घोषित किया और उसके बाद जब ये NPA बैंकों का 9.11% तक पहुंच गया, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है, बहुत ही नुकसानदेह माना जाता है बैंकों की सेहत को लेकर, तो उन्होंने एक चाल चली। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसे अपने खातों से ही हटा दिया और इस तरह से जो NPA है वो 9.11% से घटकर 2.58% तक ले आए। अब बैंकों के खाते चमकदार हो जाएंगे, बैंकों के खाते साफ सुथरे हो जाएंगे, लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए जो आपकी और हमारी जेब से बैंकों के पास गया था, वो हमारे कारपोरेट कारोबारी डकार जाएंगे। अब आप देखिए कि इन्हीं बैंकों ने 1629 ऐसे लोग और कंपनियों को चिन्हित किया है जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, यानी जो जानबूझकर कर्ज वापस लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं लौटाया है। ये लोग 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया इन पर है और ये जानकारी कहीं और से नहीं, हमारे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दी है। अब आप सोचिए, 12 लाख करोड़ रुपए तो वो गए और 1.62 लाख करोड़ ये भी खतरे में हैं। और ये अभी तक ये कोई सिलसिला ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। पिछले 1 दशक का ये आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तो और ये सिलसिला जारी रहेगा। हर साल आपको NPA बढ़ता हुआ दिखेगा, डिफ़ॉल्टर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी, बैंकों के जो बैलेंस शीट हैं उनमें गड़बड़ आपको दिखेगा और इस तरह से आपको लगातार दिखेगा कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है और जो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए रिज़र्व बैंक की तरफ से, वो किस तरह से हो रही है, हमारा वित्त मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है, हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जो इस तरह के फ्रॉड को, धोखाधड़ी को, कर्ज को डकार जाने के सिलसिले को रोकने के लिए कुछ ठोस काम नहीं कर पा रहे हैं। कर्ज न लौटाने के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कई मामलों में तो अक्सर ये होता है कि कारपोरेट्स
बैंकों से लोन किसी और उद्देश्य के लिए लेते हैं और उस रकम को फिर कहीं और निवेश करते हैं या अपने पैसा अपने खुद डकार जाते हैं और दिखाते हैं कि हम दिवालिया हो गए, हम घाटे में हैं, हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। तो गलत प्रबंधन भी इसके लिए एक जिम्मेदार है और गलत नीयत भी जिम्मेदार है। जाहिर है कि इसीलिए कंपनियां जो लोन लेती हैं वो बीमार हो जाती हैं, ख़राब प्रदर्शन करती हैं, गलत निर्णय लेती हैं, नकद जो कैश फ्लो है उसमें कमी का सामना करती हैं और अंत में खुद को विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में शामिल कर लेती हैं। ये विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब यही है कि हम वो पैसा अब डकार गए हैं, हम देना नहीं चाहते हैं। दिखाया ये जाएगा कि हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन असल जो बात होती है वो देने की नीयत की होती है। और ये सब इसलिए चलता है कि हमारे जो कानूनी और प्रशासनिक ढिलाई है उसका फ़ायदा उठाते हैं इस तरह के फ्रॉडस्टर्स, इस तरह के धोखेधड़ी, इस तरह के बड़े बड़े कारपोरेट हैं। इनमें कोई छोटे मोटे कारपोरेट नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के कारपोरेट इसमें शामिल हैं। और ये जो कारपोरेट हैं, बड़े बड़े जो लोन लेते हैं, उसमें केवल बैंकों की भूमिका नहीं होती है, नेताओं की भूमिका होती है, मंत्रियों की भूमिका होती है, सरकारों की भूमिका होती है और कई बार प्रधानमंत्री तक की भूमिका होती है। बड़े लोन में वहाँ से निर्देश आते हैं और बैंक उस दबाव में ये ठीक से चेक भी नहीं करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये लोन लिया जा रहा है वो प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, या ये प्रोजेक्ट डूब जाएगा और उसके साथ उनका पैसा भी डूब जाएगा। वो लोन देते हैं और वो लोन डूबता है। लोन डूबता है या डुबो दिया जाता है, दोनों ही सूरत होती है। हो सकता है कि जो डुबोता है या डुबोने में जो फ़ायदा होता है लोन को, उसका एक हिस्सा ऊपर भी जाता हो, मंत्रियों प्रधानमंत्रियों तक के पास जाता हो। तो ये ये पूरी एक प्रवृत्ति चल रही है और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पिछले एक दशक से चल रही है, ये कई दशकों से चल रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया था कि वो बैंकिंग व्यवस्था को सुधार देंगे, वो ये जो कारपोरेट लूट है, एक तरह से इसको कहना चाहिए, कारपोरेट लूट पर लोग लगाम लगाएंगे, करप्शन पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके कई कारण हुए। अगर सरकार चाहती तो कर सकती थी, वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको थोड़ा आसान बना सकती थी ताकि डिफ़ॉल्टर्स जो हैं, जो अदालती प्रक्रिया का फ़ायदा उठाकर वसूली को लटकाते हैं और फिर डकार जाते हैं, उनको मौका ना मिलता। कारपोरेट प्रशासन की जो कमज़ोरी है, बैंकों में जो जिस तरह की निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए डिफ़ॉल्टर की पहचान और फिर उनसे कर्ज वसूली के लिए, वो बहुत कमज़ोर है। राजनीतिज्ञों का दबाव है, कारपोरेट का दबाव है, जिसकी वजह से बैंक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर वसूली के तौर तरीके भी इतने जटिल हैं कि अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्टर की संपत्ति विदेशों में है और वे दिवालिया घोषित कर देते हैं तो फिर वसूली और भी मुश्किल हो जाती है। रिजर्व बैंक की निगरानी की बात हमने की कि निगरानी में कमी के कारण बहुत बड़े कर्ज घोटाले पहले पकड़ में ही नहीं आते। जो घोटालेबाज हैं वो घोटाले कर लेते हैं और भाग लेते हैं, जैसे नीरव मोदी भाग लिए। चंदा कोचर का बहुत बाद में घोटाला पकड़ा गया, हालांकि वो भागने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो भी उन्होंने इस तरह से इसको कर दिया। आरबीआई ने कुछ कदम ज़रूर उठाए हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया है, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको 1 साल तक कोई लोन नहीं दिया जाएगा, वो 5 साल तक इक्विटी मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो 10 तरीके ढूंढ लेते हैं, इधर से उधर से, फर्जी नाम से नई कंपनियां बनाकर वो सारे कर लेते हैं। एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम बनाया है जिसमें 9 भगोड़े डिफ़ॉल्टर्स को इस अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित भी किया गया है और उनकी 15,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति भी जब्त की गई है। लेकिन कहाँ 12 लाख करोड़ के आसपास का मामला और कहाँ 15,000 करोड़ रुपए का।
तो ये पूरा राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है और लगातार हो रहा है और इस पर रोक नहीं लग रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी सूची है ऐसे डिफ़ॉल्टर्स की जिन्होंने बड़ी रकम दबाई है और उनमें से बहुत सारे लोग भाग गए हैं। ये जो मैं सूची आपको पढ़कर सुना रहा हूँ विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की, ये जो रिज़र्व बैंक है और वित्त मंत्रालय है उसके आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है और ये टॉप 10 है। ऐसी, जैसा मैंने कहा कि लगभग 1,500 से ज़्यादा, 1,600 से ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन ये टॉप 10 कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है। मेहुल चौकसी आपको याद होगा, ये भी 8,1500 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग गया या भगा दिया गया। हम सब जानते हैं कि भगाए जा रहे हैं ऐसे लोग। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, ये ऋषि अग्रवाल की है, वो भी भगोड़े हैं। 4,684 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 4,305 करोड़ का घोटाला। एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये एचएस भराना की है, 3,637 करोड़ रुपए का घोटाला। आरईआई एग्रो लिमिटेड संदीप झुंझुनवाला 3,350 करोड़ रुपए। विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड जतिन मेहता, सब ज़्यादातर इसमें आपको गुजरात के मिलेंगे, 2,927 करोड़। रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड विक्रम कोठारी 2,894 करोड़। ट्रांसस्टॉय इंडिया लिमिटेड रायपति संबा शिव राव 2,224 करोड़ रुपए। फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 2,518 करोड़ रुपए और जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 2,066 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग गए। अब कितने विदेश भाग गए हैं? 38 आर्थिक अपराधी, ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है जो 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक का है। 38 विलफुल डिफॉल्टर, मतलब पिछले 6 साल के आंकड़े इसमें नहीं हैं, वो अगर जोड़ेंगे तो वो संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो 38 विलफुल डिफॉल्टर देश छोड़कर भाग गए। इनमें प्रमुख नाम हैं विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला किया, मेहुल चौकसी 7,848 करोड़ रुपए, गीतांजलि जेम्स का मैंने भी बताया आपको, और जतिन मेहता विंसम डायमंड्स 2,927 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 2018 तक 31 डिफ़ॉल्टर थे और 2019 में ये 31 से बढ़कर 38 हो गए थे और ये 2018 में संसद में बताया गया था कि 31 बड़े डिफ़ॉल्टर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये सारा इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। ये भागने वाले भगोड़े इसी दौरान भागे हैं, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ और उल्लेखनीय भगोड़े हैं। स्टर्लिंग बायोटेक के प्रमोटर नितिन चेतन और दीप्ति सांडेसारा 15,000 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट करके ये विदेश भाग चुके हैं। तो ये संख्या तो बदलती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। अब इसमें जो मैंने पहले भी कहा है कि इतने बड़े लोन बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना राजनीतिक इन्फ्लुएंस के, दबाव के हासिल नहीं कर सकते। तो ये कारपोरेट और जो बैंक हैं उनके बीच भी एक तरह की मिली भगत होती है और फिर सरकार में बैठे बड़े ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रीगण, प्रधानमंत्रीगण, इन सब का इसमें से होता है और उसका फ़ायदा उठाते हैं उद्योगपति। उदाहरण के लिए लीजिए अनिल अंबानी। अनिल अंबानी यानी रिलायंस समूह ने 55,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट किया। ये कहानी मीडिया में काफ़ी आ चुकी है और 55,000 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट के बाद जो समझौता किया बैंकों ने वो 500 करोड़ रुपए में। आप सोचिए 55,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट हुआ और 500 करोड़ में निपटारा हुआ, यानी 54,500 करोड़ रुपए अनिल अंबानी डकार गया। और राफेल सौदे में संरक्षण के आरोप भी इस पर लगे थे। जो प्रधानमंत्री ने राफेल के साथ डील की थी पहली बार, उसमें अनिल अंबानी को शामिल करवाया, वहाँ के
राष्ट्रपति ने भी इस पर बयान दिया, हालांकि भारत सरकार खंडन करती रहती है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है उसने उसमें क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन ये सब जानते हैं कि अनिल अंबानी पर मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त है और उसकी वजह से 55 हज़ार करोड़ का डिफ़ॉल्ट 500 करोड़ में निपट गया और राफेल सौदे में भी उसको शामिल किया गया। तो ये एक पूरा कहना चाहिए गिरोह है, एक माफिया है जो इस तरह से काम कर रहा है। कर्ज लेता है, डकार जाता है और जब नहीं संभलता है तो सरकार की मदद से देश छोड़कर भाग भी जाता है। ये बड़ी खतरनाक है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बैंकिंग अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हम सब आम लोगों के लिए भी, क्योंकि ये हमारा पैसा है जो लूट रहे हैं कारपोरेट सरकार की मदद से, राजनीतिज्ञों की मदद से, ब्यूरोक्रेट्स की मदद से, और बैंकिंग सिस्टम में भी ऐसे करप्ट ऑफिशियल हैं जो इन कारपोरेट के साथ मिलकर इस तरह के खेल करते हैं। और इसकी सज़ा कौन भुगतता है? आम आदमी भुगतता है। छोटे छोटे लोन, होम लोन ले रहा है, कोई खेती के लिए लोन ले रहा है, कोई छोटे मोटे व्यापार के लिए लोन ले रहा है, उन पर सबसे ज़्यादा टूट पड़ता है बैंकिंग सिस्टम। उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और इस हद तक सताया जाता है कि वो कभी खुद तो कभी परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले को सिर्फ ये मत सोचिए कि कारपोरेट लूट है या गिरोहबंदी है या माफिया तंत्र काम कर रहा है और इससे हमें सीधे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सीधा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, ये हमारा पैसा लूटा जा रहा है और इसलिए हमें इस पर चिंता भी करना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद भी करना चाहिए ताकि सरकारों पर दबाव पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।